हमारे देश में पॉलिटिक्स को कुछ ज्यादा ही सीरियस लिया जाता है। पॉलिटिक्स की वजह से ही दो भाइयों में दरार पड़ जाती है, दो पड़ोसियों में दुश्मनी हो जाती है और तो और यहाँ पॉलिटिक्स की वजह से ही लोग एक दूसरे का गला भी काट लेते हैं। पर असल में पॉलिटिक्स इज लाइक अ गेम। आम जनता ये बात नहीं समझती, पर नेता हर कोई ये बात अच्छी तरह से समझता है। तभी किसी भी दंगे में कभी भी कोई भी नेता खुद आगे नहीं आता, बस उसके सपोर्टर्स अपनी जान गंवाते हैं और दुश्मनी मोल लेते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स जानते हैं कि पॉलिटिक्स गेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर हार जीत चलती रहती है। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स ज्यादा उड़ते हैं, ज्यादा बलबलाते हैं, ज्यादा बोलते हैं, मजाक उनका बनना ही होता है। लेकिन तरस मुझे उन लोगों पर ज्यादा आता है जो पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करते, उसके बाद भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं, पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट बनते हैं और पॉलिटिक्स का ज्ञान दूसरों पर झाड़ कर सुपीरियर बनने की कोशिश करते हैं और एंड में मुंह की खाकर रह जाते हैं। अब मैं चाहता हूं ग्राउंड लेवल पर चेंज देखना। YouTube चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग, हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की, सत्ता पलटने की। मुझे उम्मीद है अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है इलेक्शंस के बाद तो वो इसको लेकर आश्वासन देंगे। मैं और मेरे साथ महाराष्ट्र की जनता इंतजार करेंगे। रवीश कुमार का ये पालतू जर्मन शेफर्ड महाराष्ट्र इलेक्शन में सरकार गिराने चला था, सरकार हिलाने चला था। इसे लगा था कि जैसे ये रवीश कुमार का हिला लेता है वैसे ही सरकार भी आसानी से हिला लेगा। लेकिन जैसे नतीजे आए उन्होंने बता दिया कि भाई कोई विदेशी हमें स्वराज तो नहीं सिखा सकता। अब मैं चाहता हूं ग्राउंड लेवल पर चेंज देखना। YouTube चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं तो क्या नाचो? अपने 26 मिलियन सब्सक्राइबर्स की ऐठ में बैठा ये पालतू महाराष्ट्र इलेक्शंस में पूरी तरह से एक्टिव हो गया था। इसने सब कुछ किया, हर पैंतरा अपना लिया। लेकिन जैसे ही नतीजे आए उन्होंने न सिर्फ पूरे महाराष्ट्र को हिला डाला, चौंका डाला, बल्कि उन नतीजों को देखकर इसके आकाओं की भी आंखें फटी की फटी रह गई। संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? इन इलेक्शंस में ध्रुव राठी जैसी ही पड़ेकी है रितेश भावने, यानी कि रितेश देशमुख से। पर्सनली मुझे रितेश से कोई भी खुन्नस नहीं है, इनफैक्ट मुझे ये पसंद भी है। लेकिन जिस तरह से एक्टिंग छोड़कर ये बंदा डायरेक्ट पॉलिटिक्स में कूद पड़ा, सीधे भाजपा को और हिंदुओं को ललकार बैठा कि भाई हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, सिर्फ भाजपा खतरे में है। नतीजे आए तो भाजपा तो बच गई, हिंदू धर्म बच गया, कांग्रेस निपट गई और उससे भी ज्यादा इसका परिवार निपट गया। इतना बड़ा और इतना पॉपुलर एक्टर होने के बाद भी, एक पूर्व सीएम का बेटा होने के बाद भी ये अपने छोटे भाई की सीट भी नहीं बचा पाया और वो भी इन्हें गंवानी पड़ गई। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान इस कट्टरपंथी मौलाना यानी कि सज्जाद नोमानी ने भी जमकर उत्पात मचाया था। मुसलमानों को फतवा देते हुए, उन्हें धमकी देते हुए इसने ऐलान कर दिया कि जो भी मुसलमान भाजपा को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। जो भी मुसलमान भाजपा के साथ में खड़ा दिखाई देगा उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा और उसे समाज से बेदखल कर दिया जाएगा। अभी जब नतीजे आए हैं तो इसकी फटके हाथ में आ रखी है, इसकी फटके 4 हो रखी है और ये अपने उसी बयान के लिए अनकंडीशनल माफी मांग रहा है। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। लो, ये तो मुद्दे लगा साला। अभी तो मात्र इलेक्शन के नतीजे आए हैं तब इसका ये हाल है। एक बार सीएम डिसाइड हो जाए और बाय चांस सीएम को इसके उस बयान की याद आ जाए और उसने इसे कॉल कर अपने पास बुला लिया तो सच्ची में या तो ये रो देगा या फिर उसके बंगले में पोछा मारता दिखाई देगा। हालांकि ये बात मैं दोबारा से जरूर दोहराना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में हिंदुओं को एक करने का काम इस मौलाना से ज्यादा किसी ने भी नहीं किया। हालांकि इंटेंशन तो इसकी मुसलमानों को एक करने की थी, लेकिन अचानक से हिंदू एक हो गए और ये भागता दिखाई दे रहा है। सज्जाद नोमानी की बात हो और उसकी नई नवेली चेली यानी कि स्वरा भास्कर की बात ना हो तो ये सच में उसके साथ
ज्यादती ही होगी, क्योंकि इन इलेक्शंस में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज इसी औरत ने किया है। अपने शौहर को जिताने के लिए इस औरत ने सब कुछ किया, अपनी सोच से कॉम्प्रोमाइज किया, अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी अकड़ से, अपनी ऐंठ से, अपने कपड़े पहनने के तरीके से, अपनी फिल्में करने से सब कुछ इसने दांव पर लगा दिया। लेकिन अफसोस फिर भी अपने शौहर को जिता तो नहीं पाई। ये भी सच है कि मैंने एक मुसलमान लड़के से शादी करी है। एक और सच बताना चाहती हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। इसको लग रहा था कि इस तरह से भाषण देके, शोर मचा के, चीख चिल्लाहट करके, एक्टिंग करके ये मुस्लिम वोटर्स को खुश कर लेगी। लेकिन एक सो कॉल्ड मुस्लिम महिला उनके सामने खड़ी हो बिना हिजाब के, बिना बुर्के के, और वो लोग उसे आगे बढ़ा दें, उसे वोट कर दें, ऐसा अगर इसे लग रहा है तो सच में या तो ये बहुत बड़ी वाली बेवकूफ है या फिर सामने वालों को बनाने की कोशिश कर रही है। जाते जाते हम बात करेंगे इन दीदी भैया यानी कि शमिता यादव की। जैसा कि इनका नाम है यादव, ऑब्वियस है ये सपोर्ट भी अखिलेश यादव और लालू यादव को ही करेंगी। दीदी भैया ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी लोगों को सपोर्ट करने के लिए, बात बात पर इनके लिए वीडियोस बनाने के लिए। एक बार इसे लगा कि ड्रग्स का मुद्दा तो बड़ा है, फिर उसके लीडर यानी कि अबू आजमी के खिलाफ वीडियो बनाया जाए, उसके खिलाफ बोला जाए। इसने बताओ में आकर वीडियो तो बना दिया, लेकिन वो बात पहुंच गई अबू आजमी के पास तक। तुरंत अबू आजमी ने और अखिलेश यादव ने इसे हड़का दिया और ये फिर नए नए बहाने बनाकर माफी मांगने लगी। में पिछले 15 साल में ड्रग्स की समस्या बढ़ने के साथ साथ एक और चीज कॉमन है। पिछले 15 साल से यहाँ का सपा का एमएलए अबू आसिम आजमी, इसने पिछले 15 साल में ड्रग्स की कार्रवाई करने के लिए पुलिस को एक भी लेटर नहीं दिया है। अबे तेरा एक ही तो काम है, और अगर तुझसे वो भी नहीं हो रहा तो त्याग देना फिर कुर्सी। जिस जगह आए दिन ड्रग्स नौजवानों के खुलेआम सड़कों पे हत्या का कारण बन रही है, उस जगह पे तूने 2009 से 2021 तक एनडीपीसी में सिर्फ 2 केस दर्ज हुए हैं। अरे तो फिर तेरे को मिल रहा है तेरा खर्चा पानी रेगुलरली, या तू चला रहा है ये गंदा धंधा? अबे ओ निठल्ले एमएलए, तेरे होते हुए तेरी गवंडी की औसत उम्र 36 साल है। तुम्हारे पूरे मुंबई का सारा बायोमेडिकल कचरा यहाँ आके जलता है। एसएमएस कंपनी के धुएं ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है। टीबी पेशेंट मुंबई के सबसे ज्यादा है यहाँ पे। तो अगले कचरे के बैच में तू अपनी शर्म को भी आग लगवा दियो ना। गुंडागर्दी में टॉप, क्राइम में टॉप, कोई तेरे खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट आवाज उठा दे तो तू उसके खिलाफ फर्जी केस करवा देता है। मतलब अरे लाइब्रेरी को कब्जा करना तो छोड़, तुझ जैसे लीच ने कब्रिस्तान की मिट्टी को नहीं बख्शा है। A few moments later. मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये वीडियो मुझ द्वारा वेरीफाइड नहीं है, कि ये एक स्क्रिप्ट थी, ये एक ट्रायल रिकॉर्डिंग थी और ये उसको उसी तरीके से लिया जाए। इस वीडियो में ना ही मेरे कोई पर्सनल व्यू पॉइंट्स हैं और ना ही मुझ द्वारा वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। धन्यवाद। हमारे दीदी भैया का करियर ठीक ठाक चल रहा था, ठीक ठाक व्यूज मिल जाते थे। अभी जब इसने बात बोल दी है कि इसे स्क्रिप्ट दी गई थी, इसने स्क्रिप्ट पढ़कर बोली थी, ये इसकी पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल इंटेंशन नहीं है, ये इसके वर्ड्स नहीं है, तो इसके हर वीडियो पर हर इंसान यही उंगली उठाएगा कि क्या सच में ये इसकी ही आइडियोलॉजी है, क्या सच में ये इसकी ही सोच है। कोई आखिर क्यों मानेगा कि जो भी बात ये अब बोल रही है उसके लिए इसे पैसे नहीं दिए गए होंगे। खैर आज के लिए बस इतना ही। आपके हिसाब से इन सब में सबसे तगड़ा पोपट किसका हुआ है, किसका करियर सच में दांव पर लग गया है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।